चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भाई गुड आफ्टरनून। और खाना पीना थोड़ा बहुत हो गया? तो बेटा सुनिए, आज के टॉपिक का नाम है ओवरहेड्स। सावधान रहिएगा वरना सही में ओवरहेड होगा, ओवर द हेड। देखिए, हम बात कर रहे हैं आजकल कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग का मतलब होता है किसी भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट निकालना, है ना। जैसे ये मोबाइल, इसकी कॉस्ट क्या होगी? जैसे आपका टी शर्ट, क्या उसकी कॉस्ट होगी? जैसे ये कैमरा। लेट सपोज बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनाने वाला उसके लिए बिल्डिंग ही बड़ी बात है, और एसी बनाने वाले के लिए एसी, पंखा बनाने के लिए पंखा। तो बेसिकली बनाने वाले का, रिटेल करने वाले को दिक्कत नहीं होती। रिटेल वाले को तो बना बनाया माल मिलता है, बिल मिलता है। दिक्कत होती है जो बनाता है, मैन्युफैक्चरर, तो उसकी कॉस्टिंग हमें करनी है। और कॉस्टिंग के तीन मेन एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, मटेरियल की कॉस्टिंग भी पढ़ी और कॉस्ट कंट्रोल भी पढ़ा। सारे क्वेश्चन हो गए, कोई बाकी तो नहीं? तो आइए आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे की कहानी, ओवरहेड्स। सवाल उठता है कि ये ओवरहेड्स क्या है? ठीक है, मटेरियल तो फिर भी समझ में आता है कि सर ये रहा टेंजिबल मटेरियल, बगल में मैं दिखाई दे रहा हूं आपको, मैं आपका लेबर। तो मटेरियल और लेबर, इसमें तो दिक्कत ना है। दिक्कत है और भी कुछ खर्चे हैं क्या टॉपर्स में? भाई टॉपर्स में कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं। अदर एक्सपेंसेस का ये नाम है, बताइए क्या? ओवरहेड्स। हैं कुछ टॉपर्स में अदर एक्सपेंसेस? नाम लीजिए तो। इलेक्ट्रिसिटी और रेंट और रिपेयर। क्या? नहीं, मेरा तो लेबर हो गया ना। ऐप का कॉस्ट, सही बात है। और बताओ जी। हाँ भाई, बच्चों को जलेबी खिलाया गया, कॉस्ट ही है। ठीक बात है। चलो डीजे लगवाया गया 31 दिसंबर को, कॉस्ट ही है। अभी होली में फिर डीजे लगवाया जाएगा, कॉस्ट ही है। तो कहने का मतलब है कि कुछ अदर एक्सपेंसेस ना चाहते हुए भी होते ही हैं। ठीक है, तो उन अदर एक्सपेंसेस की कॉस्टिंग भी तो करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। आइए लेट्स डिफाइन इट, फिर हम लोग बातें करेंगे। नोट्स में हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हैंड रिटन दें या प्रिंटेड दें, क्योंकि सबके अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, हैंड रिटेन ही कर लेंगे। पोल डाला था मैंने, क्या पोल क्या कह रहा है? कितने लोग फेवर में, कितने लोग अगेंस्ट में हैं? बस 57%। अच्छा, देखते हैं। सितंबर, हैंड रिटेन 57, 43 टाइपिंग। चलिए शाम तक देखते हैं क्या होता है। चलिए बेटा लिखिए। देखिए, ये बेसिकली अदर मेथड ऑफ, अदर नेम ऑफ, बताइए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो बोला गया ये वो एक्सपेंसेज हैं विच आर नॉट इजिली ट्रेसेबल, यानी कि आइडेंटिफाइबल विद ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है बेटा जी, जरा लिखिए तो इस बात को कि अनदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? तो डायरेक्ट वो होता है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर यूनिट क्या है, इनडायरेक्ट वो है जो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। मैं अभी एग्जांपल आपको दूंगा, तुरंत आपको समझ में आएगा। बड़ी मजेदार बात होने वाली है। सबने लिख लिया? आर द एक्सपेंसेज, या हम कह सकते हैं कॉस्ट, विच आर नॉट इजिली ट्रेसेबल, यानी कि आइडेंटिफाइबल विथ ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ट्रेसेबल नहीं होता। फिर तो बाकी दो बचा ना, वो भी कर ही दीजिए, छोड़िए मत, कर दीजिए। जैसे बात करते हैं टॉपर क्लासेज। टॉपर क्लासेज का एक खर्च है किताबें। 6 पेपर है, सब में 4-4 5-5 असाइनमेंट है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 6 पेपर है, सब में 4 असाइनमेंट है, तो इतनी बुक्स की हम 150-200 रुपए भी कॉस्ट लगा लें अगर, तो एक मन से मान लेते हैं कि 4500 रुपए किस बात का लगता है, बुक्स का। एक बात बताइए, क्या ये पर स्टूडेंट कह सकते हैं? हाँ जी, पर स्टूडेंट कह सकते हैं। तो बताइए क्या हुआ, ये डायरेक्ट हुआ। एक बच्चा 4500, दूसरा बच्चा 4500, तीसरा बच्चा 4500। फैकल्टी मान लीजिए सभी लोग मिला के लेते हैं 20,000 रुपए एक स्टूडेंट का, तो क्या हम इसको कर सकते हैं डायरेक्ट? कोई बात नहीं, आएगा ना तो फिर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन टॉपर्स के कुछ ऐसे भी खर्चे हैं, अदर एक्सपेंसेज, ओवरहेड्स, मिसलेनियस, जिनमें थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, बता सकते हैं एक स्टूडेंट के ऊपर कितना चार्ज लगा है? बता तो देंगे लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, किताबों की तरह आसान नहीं है, क्योंकि एक मीटर लगा है, उसमें से कई सारे कमरों में गया है। अब थोड़ा आपके ऊपर, थोड़ा CWA, थोड़ा फाउंडेशन, थोड़ा लाइब्रेरी, थोड़ा रिसेप्शन, अब सबका जिम्मा आप ही क्यों, है ना। मतलब ये एक्सपेंसेस कैसे कॉमन है और कई जगह काम आ रहे हैं। जैसे कि ये टेबल कुर्सी का डेप्रिसिएशन, आज आप इस बेंच पे बैठे हैं, कल कूद के वहां बैठ गए, परसों वहां बैठ गए। अच्छा, आज आपका बैच चल रहा है, 6 महीने बाद इसी साल किसी और का बैच भी होगा। मान लीजिए सितंबर वाले तो मई जून तक चले जाएंगे, लेकिन फिर तब तक अगले मई वाले आके बैठ जाएंगे जून जुलाई में। ठीक बात है कि नहीं? तो पूरे साल के डिप्शन में केवल आप ही का हिस्सा क्यों होगा भाई? ठीक कह रहे हैं कि नहीं? जैसे कि रिपेयर, अब रिपेयर कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी देर से भी होता है, तो रिपेयर। अब जैसे कि रिसेप्शन पे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो नोट्स वगैरह इशू करते हैं, कार्ड वगैरह इशू करते हैं, फीस वगैरह लेते हैं, जानकारी देते हैं, उनकी सैलरी जो भी हो, 10,000 20,000 जो भी सैलरी तो होती होगी पर मंथ, साल का लाखों रुपए हो जाता है।
जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग अपनी ना हो, रेंट की हो, तो इसका रेंट वगैरह। अब ये सब चीजें पर हेड क्या होगा ये करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि कॉस्टिंग तो पर हेड चाहिए, क्योंकि भाई पैसे तो हर स्टूडेंट से लेने हैं। कॉस्ट तो हमें हर का चाहिए, थोड़ा कि पूरे बैच की कॉस्टिंग कर लेंगे तो काम हो जाएगा, हमें तो पर स्टूडेंट चाहिए। उसमें भी एक दिक्कत है, कोई स्टूडेंट केवल कॉस्टिंग पढ़ता है, कोई केवल टैक्स पढ़ता है, कोई केवल अकाउंट पढ़ता है कि नहीं? कोई हो सकता है अकाउंट पढ़ता हो, टैक्स पढ़ता हो, लॉ ना पढ़ता हो, कोई हो सकता है केवल लॉ के लिए आता हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप खर्चों को कैसे बांटें? किताबें तो फिर भी बढ़ जाएंगी कि भाई चलो लॉ का है तो केवल लॉ की फीस इस पे जाएगी, बाकी क्यों जाएगी? और हो सकता है केवल कोई कॉस्ट पढ़ता हो तो कॉस्ट की फीस जाएगी, बाकी क्यों जाएगी? लेकिन ये खर्चे कैसे हों? क्योंकि ये तो कॉमन हो रहे हैं, पूरे दिन के हो रहे हैं, 365 दिन के हो रहे हैं, महीने का हो रहा है। तो आज हम लोग का जो चैलेंज है ना बेटा, इसी को एक्सेप्ट करने का है कि ये ओवरहेड आर्बिट्रेरी नहीं, रीजनेबल लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक स्टूडेंट के ऊपर या एक कोर्स के ऊपर या एक सब्जेक्ट के ऊपर कैसे चार्ज किया जाए। ये समस्या हमारी भी है, ये समस्या दिल्ली मेट्रो की भी है, ये समस्या एयर इंडिया की भी है, ये समस्या रिलायंस इंडस्ट्री की भी होगी, ये समस्या मारुति कार की भी होगी। मारुति कार बनाने में जो पार्ट पुर्जे लगे वो डायरेक्ट कॉस्ट है, या जो वर्कर लगे उनकी मजदूरी डायरेक्ट है। लेकिन कुछ वैसे भी तो वर्कर हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो कोई कार ना बनाते और वो सभी कार की फैक्ट्री का देख रेख करते हैं। कुछ स्वीपर हैं, कुछ चाय पिलाने वाले हैं, कुछ अकाउंटेंट हैं, कुछ मैनेजर साहब हैं जो सब जगह जाके देखते हैं। कैसे चार्ज करें एक वैगन आर पे? उनकी भी सैलरी, फैक्ट्री का रिपेयर, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का डिप्सन कैसे चार्ज करें? उनके ऊपर, एक वैगन आर के ऊपर, एक स्विफ्ट के ऊपर, एक डिजायर के ऊपर, एक ग्रैंड विटारा के ऊपर कैसे चार्ज करें? यही हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना है। अब कॉस्टिंग अगर एक सब्जेक्ट है तो उसे इस चैलेंज को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ा ना निकाल पाएंगे। केवल मटेरियल लेबर जोड़ दें तो प्रोडक्ट कॉस्ट निकल जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि जो ढाबे पे क्या बोलते हैं, ठेले पे कुछ खिलाते हैं तो सस्ता खिलाते हैं। जैसे मसाला डोसा मैंने सुना है कि 60 रुपए में खिलाता है, किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए 60 रुपए में नहीं मिलेगा। सब रेस्टोरेंट वाले को पता है महंगा बेचेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, फिर वो 60 रुपए में क्यों नहीं खिलाते? क्या उनका मसाला डोसा अलग मटेरियल से बनता है? मटेरियल तो दोनों में सेम ही होता है, बैटर बनता होगा, आलू वालू होता है, मसाला है कि नहीं? और बनाने वाला यहाँ भी खड़ा होता है, बनाने वाला वहां भी होता है। तो मुझे लगता है मटेरियल लेबर तो दोनों में सेम है, फिर कॉस्ट में क्यों फर्क है? इतना सेल प्राइस में क्यों फर्क है? जरूर कॉस्ट में फर्क होगा। और कॉस्ट में किस बात का फर्क है? कॉस्ट में किस बात का फर्क है बेटा? मुझे लगता है कॉस्ट में बोलो बेटा, ओवरहेड का फर्क है। ये ठेले पे है, बहुत हुआ तो पुलिस वाले महीने का 2-4 हजार रुपए ले जाते होंगे, लेकिन उसने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, खोलते ही 1-1.5 लाख तो भाड़ा भाड़ा हो गया बेटा। एसी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, फर्नीचर है तो उसका रिपेयर डिप्सन आ गया, और न जाने क्या क्या आ गया। तो मेरा आपसे कहना है, अगर ऐसी बात है तो देखना तो पड़ेगा ना आपको। जब तक हम उन सब चीजों की कॉस्टिंग करके एक मसाला डोसा के ऊपर, एक वड़ा पाव के ऊपर, एक छोले भटूरे के ऊपर नहीं डालेंगे, तब तक छोले भटूरे की कॉस्ट कैसे निकलेगी? ये बैच अच्छा है, कोई और बैच पढ़ा रहा होता तो बच्चे बोलते मंगा लो, ठीक है कि नहीं? चलो आप शरीफ हैं, आप ऐसी बदमाशी नहीं करते, आप भी ऐसे ही हो। चलो ध्यान दो। इलेक्ट्रिसिटी वो, हाँ, अरे क्या बात है, मेरा मन नहीं है बेटा, इधर आओ, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन, रिपेयर, सैलरी, रेंट, ये सब खर्चे हर, चाहे वो गुड्स बन रहा हो, चाहे वो सर्विसेज हो, उसके ऊपर चार्ज होना ही चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा रेस्टोरेंट जितना ज्यादा तलक भड़क के साथ होता है,
विश्वास जानिए, उसका सेल प्राइस फ्री में ज्यादा नहीं होता, उसकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होती है, और कॉस्ट ज्यादा होगी तो भाई सेल प्राइस तो ज्यादा होगा ही होगा ना बेटा, सर्विस सेक्टर में तो खास तौर। ठीक बात है। अब जो पेड़ के नीचे शीशा लगा के बाल काट रहा है, देखा होगा ना, पेड़ के नीचे टोल के कील शीशा लगा के, ले भाई ये कतर दे, और कोई खूब एकदम वीआईपी बढ़िया सा लॉन्ज बना के बाल काट रहा हो, कलर भी दिखा रहा हो, सर कौन सा लगा दें, ब्लू वाला कि पीले वाला, है कि कॉफी कलर, कॉफी कलर। अच्छा, पीने के लिए भी कॉफी दे, है ना, आप बैठे हैं, आपका मतलब वो सर्विस दे रहा है, कॉफी भी दे रहा है, तो पैसे तो लेगा ना भाई। ठीक बात है कि नहीं। चलिए, हमारे गांव में अब तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जब रहते थे तो फिक्स हजाम होते थे, बार को हम लोग हजाम बोलते हैं वहां पे। तो वो ना किसी गांव में रहते थे, और उनका होता था कि आज इस गांव में जाना है, कल उस गांव में जाना है। वो गांव में एक घर के सामने जाके बैठ जाते थे रोड पे, और सारे बच्चे बूढ़े और जवान लाइन से आ जाओ भाई, एक ही उस तरह होता था, उसी से सबकी दाढ़ी बन रही है, सबके बाल कट रहे हैं, एकदम सब फटाफट काम हो रहा है, और वो पैसे भी नहीं लेते थे। वो महीने में पैसे नहीं लेते थे, डे बेसिस पे पैसे नहीं लेते थे। वो जब फसल होती थी गेहूं या धान की, तो वो गेहूं का एक बोरा या धान का एक बोरा ऐसे लेते थे। अब उसको बेच के चाहे आप कोई अपनी जरूरत की चीज खरीदे, चाहे खाएं, जो भी करें। ठीक है, चलिए, तो उनका तो इतने में काम हो जाता था पूरे साल का। लेकिन आजकल यही तो 200 400 500 हजार रुपए यूं ही लग जाता है। तो भैया उसमें फर्क है, उसमें और इसमें बहुत फर्क है, खर्चों का फर्क है। आइए, तो कैसे करना है बेटा, यही हमें पढ़ना है। आर यू रेडी। देखिए, इसके लिए पहले हम थोड़ा ओवरहेड की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा उसके नेचर को समझ लेते हैं, तब कॉस्टिंग ठीक करें तो सही रहेगा। पहले समझ तो लें कि आखिर ओवरहेड में क्या है, कैसे है, क्योंकि इन बातों का कॉस्टिंग करने में फर्क पड़ता है। देखिए, अगर हम एलिमेंट वाइज बात करें ओवरहेड की, तो ओवरहेड भी तीन तरह का होता है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे इनडायरेक्ट लेबर, और जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों इनडायरेक्ट हैं, मतलब मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मैं एग्जांपल बता सकता हूं। देखिए, टॉपर्स में ये है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है बेटा जी। लेकिन टॉपर्स में ये बैटरी चार्जेबल बैटरी है, लेकिन ज्यादा दिन टिकती नहीं, 1-2 महीने में खराब हो जाती है। 1-2 महीने टिक जाता है, बट 1-2 महीने बाद फिर नया लगाना पड़ता है। चार्जेबल बैटरी है, और ठीक ठाक 100-200 रुपए का आता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आता होगा। तो बेटा महीने का तो ना सही, लेकिन साल का 4-5-10 हजार का बैटरी का भी खर्च टॉपर्स का है। बताइए कौन सा खर्च है। मटेरियल का है, लेकिन क्या ये पर स्टूडेंट किताब की तरह क्लियर है। तो ये कौन सा हुआ, डायरेक्ट, और बैटरी कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट। जैसे फर्नीचर बनाने वाले के यहाँ प्लाई आया, 16 स्क्वायर फीट लगा टेबल बनाने में, डायरेक्ट। लेकिन फेविकॉल से उसको चिपकाया, बड़ा सा डब्बा होता है फेविकॉल का, वो लोग छोटा नहीं खरीदते, बड़ा खरीदते हैं, उसी में से निकाल के थोड़ा लगाया, और फिर चेयर बना दिया, फिर बेड बना दिया, फिर ये बना दिया, सब में इस्तेमाल करते हैं बेटा। उनके लिए बताइए फेविकॉल क्या हुआ। आपके घर में आज शाम में बनेगा बढ़िया वाला जूसी मटर पनीर, ठीक है, इमेजिन करो, और फिर गर्मा गर्म रोटी या फुल्का, जो भी कहते हो आप, और कुछ की जरूरत है ही नहीं, एकदम बढ़िया बढ़िया पनीर के व्हाइट व्हाइट क्यूब होंगे, और हरी हरी मटर होगी। अब मटर बनाने के लिए, मटर पनीर बनाने के लिए मटर और पनीर तो चाहिए ही, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है भाई, लेकिन मटर पनीर को कढ़ाई में डाल दोगे, मटर पनीर बन जाएगा। ये कुछ और छोटे मोटे मटेरियल की जरूरत पड़ती है। किसी ने मटर पनीर बनाया है, बनाया है, मजा आता है। मैं मटर पनीर बनाने का एक सही तरीका बताता हूँ, बढ़िया वाला तरीका, अब बड़ों वाला। अरे सुनो ना, आपके घर में बनता होगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग जो बनाना चाहते हैं वो सुनो। आप कहीं भी से कोई भी मटर या पनीर ले आओ, 1 किलो मटर 1 किलो पनीर, जैसे छिलना काटना है काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद कढ़ाई लो,
कढ़ाई में डालो 1 कलछी वोदका, ठीक है, और थोड़े बहुत प्याज के काट कर डालना है, डाल लो, थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए। अरे रुको यार, सुनो, हल्का ब्राउन होने पे फिर उसमें जीरा उरा जो डालना है थोड़ा बहुत डाल के फिर इसको डालो, और ठीक से फ्राई होना चाहिए, तो वोदका कम पड़ेगा। तो 1 कलछी, नहीं अब वोदका नहीं, बढ़िया बनाना है यार, खाली वोदका से कैसे होगा। सुनो यार, 1 कलछी बढ़िया कंसंट्रेशन वाला, हाँ, सिंगल माल्ट विस्की डालो, ठीक है, और उसको बढ़िया से सब करो। फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो भी है मसाले वसाले जैसा भी है उसमें थोड़ा सा डालो। फिर जब बढ़िया से भून जाए तो एक बढ़िया रेड वाइन की बोतल लो और उसको पूरा डाल दो, और बढ़िया बॉयल होने के बाद अब आपके मन में होगा कि मटर पनीर कैसा बनेगा। मटर पनीर तो बेटा एक ढेले का नहीं बनेगा, उस साले को छान के फेंक दो। लेकिन भाई साहब जो तरी बनेगी, तरी समझते हो, ग्रेवी, वो आपको एकदम मजा आ जाएगा, यू विल एंजॉय। आज ट्राई करके देखना घर पे, पापा को बोलना ले आओ सब, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो इस उपरोक्त एग्जाम्पल में डायरेक्ट मटेरियल कौन कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल वोदका नहीं था, थोड़ा सा था वोदका, आप गलत कर गए। मटर पनीर और रेड वाइन ये थे डायरेक्ट मटेरियल। 1 कलछी वोदका इनडायरेक्ट है ना, 60 ml है ना, सिंगल माल्ट विस्की इनडायरेक्ट, नमक मिर्च पाउडर जो भी है, गरम मसाला, जीरा, धनिया, ये सब, प्याज, ये सब इनडायरेक्ट। तो जो कम कॉस्ट हो और वैरायटी हो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। और जो मेजर कॉस्ट का पोर्शन हो उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। याद रहेगा? चलिए, ऐसे बेटा लेबर, ये हमने रखा है फर्नीचर फैक्ट्री में, फेविकॉल, नेल समझो, किलकाटी, रेग मार्क समझते हो, घिसाई करते हैं, वो लकड़ी को चिकना करते हैं, दीवार को चिकना करते हैं, लकड़ी को ना, लकड़ी को ऐसे ऐसे करके चिकना करके तब पेंट मारते हैं तो अच्छा होता है, रेग मार्क, ठीक है। अब रेग मार्क ही बोलते हैं, सैंड पेपर बोलते हैं, रेग मार्क हिंदी हो गया क्या? अरे मुझे नहीं पता था, सैंड पेपर, मार्क वर्ड मैंने सुना कि इंग्लिश ही होगा। चलो सैंड पेपर, आ जाओ। इनडायरेक्ट लेबर, देखो डायरेक्ट लेबर कौन है? डायरेक्ट लेबर तो मैं हूं आपका, मैं हूं डायरेक्ट लेबर आपका, अरविंद सर डायरेक्ट लेबर है, आरती मैम डायरेक्ट लेबर है, राजीव सर डायरेक्ट लेबर है, हम लोग हैं डायरेक्ट लेबर। लेकिन भरत भाई देखिए, वो मुझे मदद करते हैं फिर मैं आपकी मदद करता हूं, वो तो डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ाते ना, तो इनडायरेक्ट आपके लिए हो गए कि नहीं हो गए? हमारे गंभीरा भाई हैं जो सब की सफाई उफाई करते हैं, आपके जाते हैं, आपने देखा होगा बेचारे वो आ जाते हैं, देखो वो भी जरूरी है, जितना हम जरूरी है वो भी उतना जरूरी है। नई सफाई हो तो आपको पढ़ने में मन लगे, गंदा लगेगा, खराब लगेगा आपको, ठीक बात है कि नहीं? लेकिन उनकी जो मजदूरी है वो क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट कहलाएगी? क्योंकि वो आपके लिए नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज करते हैं। उसी तरह से फर्नीचर की फैक्ट्री में जो बढ़ई लकड़ी काटता हो, ठोकता हो, ठीक करता हो, सब करता हो, वो है डायरेक्ट। सुना बच्चों ने? वो है डायरेक्ट। लेकिन वो लोग जो फैक्ट्री में अदर एक्टिविटीज में है, जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, जो सब देखते हैं लेकिन कोई फर्नीचर बनाते नहीं, बताइए वो क्या है? इनडायरेक्ट। याद रहेगा बच्चों को? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ और एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि बताइए क्या? रेंट फैक्ट्री का, मशीनों का डिप्सन, आजकल इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा जोर है, इंश्योरेंस है, वर्कर की चाय चुई है, ये सब क्या है? खर्चे कहाँ मानते हैं बेटा, खर्चे हैं ना, लेकिन वो सब क्या है? इनडायरेक्ट। टॉपर्स में वो जो डीजे लगता है, टॉपर्स में जिलेबी बढ़ती है, ये सब क्या है?
तो आपस में जो गोलगप्पे बटने वाले हैं वो सब क्या है? बटेंगे 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 बेटा, वो सब क्या है? ठीक है कि नहीं? हाँ, से इसी चक्कर में डेली क्लास ठीक है कि नहीं? चलो आ जाओ। तो तो ये देख लो, ठीक है। अरे प्यारे बच्चों सुनो ना, ठीक है। तो आपने सबने समझा कि एलिमेंट वाइज हम ओवरहेड को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। चलिए एक और क्लासिफिकेशन हो जाए। फंक्शन वाइज ओवरहेड को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। फंक्शन वाइज मतलब किस काम आ रहा है। 3 कौन कौन सा? तो देखिए, एक को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एक को बोलते हैं एडमिन ओवरहेड और एक को बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लिखिएगा, फंक्शन वाइज ओवरहेड को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक का नाम है फैक्ट्री, एक का नाम है एडमिन और एक का नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मोनी जी को बोलिए कि इस फॉन्ट में एक बना के भेजें, AS10 वाला। भाई शोर ना करो, पढ़ाई करो। चलें आगे। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है बेटा फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्च है। अब सोचिए बड़ी फैक्ट्री, ठीक है ना, तब ज्यादा अच्छा महसूस होगा आपको। जैसे कि रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनडायरेक्ट लेबर है, सुपरवाइजर है, ये सब लोग कौन हो गए? फैक्ट्री। अब सोचिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल को बेचने के लिए हमने गोडाउन लिया है। वेयर हाउस समझते हैं बेटा? वेयर हाउस, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब पतंजलि एक बड़ा ब्रांड है FMCG का, बढ़िया ब्रांड है। अब जो पतंजलि है वो कहीं एक जगह उसकी फैक्ट्री होगी, हरिद्वार चाहे कहीं भी, लेकिन माल कहां बिकता है? हरिद्वार में या ऑल इंडिया? अब देखो, हरिद्वार से बिहार के हर शहर में माल भेजना मुश्किल है। हमने पढ़ा था स्टॉक आउट। तो बोलिए क्या करना चाहिए? जितने बड़े बड़े कैपिटल हैं FMCG वाले, वहां अपना एक वेयर हाउस खोल देते हैं। जैसे पटना में आप जाएंगे ना, तो आउटर पटना मतलब पटना के बाहर वाले इलाकों में सबके वेयर हाउस हैं। चाहे वो गोदरेज हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे पतंजलि हो। क्यों भाई? क्योंकि पटना से कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। देखो, ये हरिद्वार बहुत दूर है, हरिद्वार से ला के रख दिया पटना, एक बड़ा सा वेयर हाउस खोल दिया। अब यहां से जो शहर हैं 200-150 किलोमीटर, जैसे हमारा मोतिहारी है 150 किलोमीटर, बीच में मुजफ्फरपुर है, इधर दरभंगा है, इधर सीतामढ़ी है, इधर नवादा है, इधर गया है, इधर रोहतास है, इधर भभुआ है, सिवान, छपरा। अब जानते हैं क्या करेंगे? यहां से 100-150 किलोमीटर का माल जल्दी पहुंच सकता है, तो खूब बड़ा वेयर हाउस खोल के यहाँ पे माल ला के रख दिया। अब फैक्ट्री ना केवल वेयर हाउस में स्टॉक आउट ना हो ये चेक करता है। वो वेयर हाउस की जिम्मेवारी है कि सिवान में स्टॉक आउट ना हो, वेयर हाउस की जिम्मेवारी है कि मोतिहारी में स्टॉक आउट ना हो, जिससे मान लो लखनऊ है,
अब कोई अहमदाबाद की बड़ी कंपनी है, लखनऊ में वेयर हाउस खोल दिया। अब उस लखनऊ के वेयर हाउस से सीतापुर, गीतापुर, बदायूं, बरेली, कहीं भी है ना, प्रयागराज, बाराबंकी, गोरखपुर, वहां से कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि वहां से अब 2 घंटे 4 घंटे एक दिन में भेज सकते हैं। अहमदाबाद से तो हर वक्त नहीं आ सकता ना, तो इसके लिए वेयर हाउस खोलेंगे। अब जैसे ही आपने वेयर हाउस खोला, वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस का स्टाफ लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ ये कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट, लेकिन कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्शन या सेल्स? ये फंक्शन है सेलिंग। सही पूछो, सेलिंग भी नहीं, ये फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि माल को जगह जगह पहुंचाने के लिए भाई बात तो करनी पड़ेगी ना। इसे आपने सुना होगा, जो हार्ट होता है वो ब्लड साफ कर देता है, लेकिन हार्ट पहुंचा नहीं पाता। उसके बाद से हमने हिंदी में पढ़ा है, धमनियां होती हैं जिसको हम वेन्स बोलते हैं, वो हर जगह पहुंचाता है, चाहे वो दिमाग हो और चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो। वही पहुंचना बंद हो जाता है तो बोलते हैं पक्षाघात हो गया। लकवा स्ट्रोक जिसको बोलते हैं हम, वही पहुंचना बंद हो जाता है तो हम बोलते हैं लकवा मार दिया। समझ रहे इस बात को? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ना, जगह जगह पहुंचाना, यही किसका काम है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर भी लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ मान लेते हैं लोग, हालांकि सेल्स अलग है। सेल्स बताता हूं क्या है। सेल्स मतलब कस्टमर को इंड्यूस करना कि भाई हमारा ही प्रोडक्ट खरीदिए, एक बार विश्वास तो करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हम सबसे अच्छे, हमारा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया। एक बार आधे पर आपने डब लगाया, दूसरे पे आपने कोई और क्रीम लगाया, फर्क देखिए। मुझे तो साला कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फर्क देखिए, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में शेड कार्ड देखिए, कई तरह की बातें करते हैं वो। ठीक बात है कि नहीं? तो इस तरह की जो बातें करते हैं वो बेसिकली सेलिंग एक्सपेंस है। लेकिन कस्टमर एकदम एक्साइटेड हो गया, हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके घर के बगल में मिल ही नहीं रहा, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो छोड़ देगा? वो कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसके घर के पास जो दुकान है वहां तक वो सामान आप पहुंचाएं। केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा। प्रचार से क्या होगा? उसके घर तक पहुंचाए तब ना बात बनेगी। और ये घर तक पहुंचाने की जो बात है ना, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहेगा बच्चों को? दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। चले आगे चलें। चलिए, तो रेंट ऑफ वेयर हाउस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वेयर हाउस का हो गया, इनडायरेक्ट लेबर जैसे सेल्समैन वगैरह हो गया, है कि नहीं? तो ये सब जो खर्चे होते हैं, कमीशन समझते हैं, कैरेज आउटवर्ड समझते हैं, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो तो साफ साफ समझ में आता है, बनाना, और दूसरा बताओ बेटा, बेचना और बांटना, एक ही बात है। लेकिन बड़ी कंपनियों का एक तीसरा खर्च भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ये क्या है? अब देखो, पतंजलि जैसा बड़ा कंपनी जो है ना बेटा, वो ऐसे नहीं चल सकता। ज्वाइंट फैमिली में जनरली ज्वाइंट फैमिली टूट जाती है अगर घर का कोई एक ऐसा सदस्य जो थोड़ा दबंग हो और सबको कंट्रोल ना करे। जैसे दादाजी हो गए, बड़े ताऊ हो गए, वो सबको डांटते फरकाटते रहते हैं, तब सब कंट्रोल में रहते हैं। जहां उनकी ताकत थोड़ी कम होती है, परिवार टूट जाता है। तो जैसे डाबर इंडिया, ये जल्दी समझ में आएगा। डाबर के 50 प्रोडक्ट हैं आयुर्वेद के, अब तो एफएमसीजी टाइप का डाबर भी, और डाबर की कम से कम 20-25 फैक्ट्रियां हैं। डाबर बिकता पूरे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में है, शायद एक्सपोर्ट भी होता हो। अब इतना बड़ा ताम झाम चलेगा कैसे? सबको बोल देगा अपना अपना काम खूब मन से करो तो हो जाएगा? देखते हो, कोई भी टीम होता है तो उसका एक कोच होता है। कोच खेलता नहीं है, लेकिन कोच सबको आइडिया देता रहता है, बेटा ऐसे बॉलिंग करानी, ऐसे बैटिंग करनी, ऐसे फील्डिंग करनी, ये हमें स्ट्रेटजी अपनानी है, वो स्ट्रेटजी अपनानी है, वो आइडिया देता रहता है। फुटबॉल अगर कभी आपने मैच देखा हो, खासतौर पे यूरो कप वगैरह,
तो वहां जो कोच होते हैं एकदम कोट टाई लगा के होते हैं, अगर किसी ने ध्यान दिया है, बॉयज ने देखा होगा फुटबॉल, तो एकदम वो कोट टाई लगा के होते हैं और बेंच पे नहीं बैठते वो। जब टेंस मैच होता है ना, जिसमें मैच टेंस हो जाए थोड़ा सा, भाई साहब वो खड़े रहते हैं और खड़े क्या कूदते रहते हैं, आपने अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। वहीं से डायरेक्शन देते चल वो वहीं से मतलब एकदम, मुझे लगता है आवाज तो सुनाई नहीं देती, गाली वाली भी देते होंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं से वो, आपने कभी ध्यान दिया है, पूरा एकदम, और मान लो गोल हो जाए तो हे भगवान क्या हो गया, अगर गोल कर दे तो एकदम मतलब पूरे जोश में रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई प्लेयर गलत खेले तो पकड़ के मारेंगे साले, तो ऐसे क्यों खेला बट, ठीक है कि नहीं। तो वो तो देखो मैच के दरमियान, लेकिन बेटा मैच की तैयारी जब हो रही होती होगी, जब वर्जिश कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्लेयर, तो क्या तब नहीं लगते? कुछ नहीं लगता होगा उस समय, कुछ पूरे समय लगा रहता है। ठीक है ना, जानते हो कोच कौन है? एडमिन। वो करता नहीं है, लेकिन सब लोग ठीक से करें इस बात को इंश्योर करता है। अगर आप में से कोई कोसाम्बी का रहने वाला हो या गाजियाबाद वैशाली का रहने वाला हो या उधर जाता हो, तो आप आज जाते समय कोसाम्बी स्टेशन के सामने देखिएगा, एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा, उसके ऊपर डाबर लिखा होगा। किसी ने देखा हो डाबर वाली बिल्डिंग? देखिए आपने, यही 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे होगा। वो जो बिल्डिंग है ना, वहां ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई गोडाउन है, वहां डाबर की कोई फैक्ट्री नहीं, वो तो कमर्शियल है। और ना ही वहां कोई गोडाउन है जहां से माल आता जाता हो। उसके लिए उनकी, मैं कहता हूँ ना, 20 जगह फैक्ट्री, नेपाल में फैक्ट्री डाबर की, बिहार में फैक्ट्री डाबर की, आई थिंक साउथ में भी होगा, वेस्ट में भी होगा, सब जगह उनकी फैक्ट्री, नॉर्थ में तो होगा ही होगा, इतनी पॉपुलेशन है। और वेयर हाउस तो पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, उसके एजेंट कितने होंगे, लेकिन क्या वो सब ठीक से काम कर रहे हैं? समय समय पर उनको रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग लेना और उनसे डायरेक्शन देना, गाइडलाइन देना, ट्रेनिंग देना, ये सब किसका काम है? बोलिए, एडमिन का। तो एडमिन में भी कोई ऑफिस होगा, एडमिन में भी कुछ ऑफिसर्स होंगे, स्टाफ होंगे, तो उनका सैलरी, उनका रेंट, उनके इलेक्ट्रिसिटी, उनके बाकी जो खर्चे हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, बताइए क्या ये लगेंगे बेटा? ये क्या है? ये वही है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्वीपर, अकाउंटेंट, मैनेजर। बल्कि इनके मैनेजर की सैलरी सबसे ज्यादा होती है। यही तो होते हैं सीईओ वगैरह, वो फैक्ट्री में थोड़ा होते हैं। लेकिन सब ठीक से काम करें, इस बात को इंश्योर करना इन्हीं की तो ड्यूटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए बेटा आगे आइए। फिर एक होता है बेटा बिहेवियर या नेचर वाइज, कि कॉस्ट यूनिट को एक हम ऑब्जेक्ट माने तो कॉस्टिंग का क्या बिहेवियर इससे ऊपर है। एक को बोलते हैं वेरिएबल, एक को बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, फिक्स्ड, और एक को बोलते हैं सेमी वेरिएबल। ये तो आपको इकोनॉमिक्स में भी, लागत आपने जब पढ़ा होगा ना, तो वहां भी जरूर आया होगा, एवरेज कॉस्ट आया था, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ऐसी चर्चा हुई थी। ये इकोनॉमिक्स के टर्म, जरा लिखिए तो। वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं बेटा, बताएगा कोई? जो लीनियर इक्वेशन के रूप में बढ़े या घटे, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार प्रोपोर्शनेटली बढ़े या घटे। जैसे टेबल बनाने में लगने वाली लकड़ी, अगर 10 स्क्वायर फीट लगनी है तो हर टेबल में लगनी है, उसका रेट अगर 200 रुपए है तो हर टेबल में लगना है 200 200 200 200 200 200। ठीक बात है कि नहीं? टॉपस में क्या वेरिएबल लगता है आपको? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर बच्चा के रोज 3 यूनिट खाता है, तो क्योंकि सबको बुक्स मिलती है। अगर हम कहें कि देखो दोनों भाई मिलके एक बुक से पढ़ लो, तो बोलेगा ठीक है हम दोनों भाई मिलके फीस देंगे। ठीक बात है। टॉपर्स में फिक्स क्या लगता है आपको?
रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, भरत भाई की सैलरी, फैकल्टी अगर मंथली बेसिस पे तो फैकल्टी की सैलरी, ठीक है। तो ये दो ध्यान दें, ये यूनिट है, ये कॉस्ट है। जब लाइन प्रोपोर्शनेट जाए, लिनियर जाए, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, और लाइन जब फ्लैट जाए तो उसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल वो है सेमी वेरिएबल कि या तो इस तरह से हो, या एक सेमी वेरिएबल का और ग्राफ होता है बेटा, ऐसे होता है स्टेप वाइज। ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा होगा कि मीटर का रेंट होता है 2000, 1000, 500 जैसा भी होता होगा। तुम पूरे महीने नहीं भी चलाओ, छुट्टी पे गए हो, तो भी वो 500 रुपए का रेंट तो आएगा ही आएगा। चलाओगे तो 500 होगा, प्लस यूनिट के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है। सेमी वेरिएबल क्या है कि सेमी वेरिएबल बस वगैरह का होता है कि भाई एक बस है तो उसमें 20, 30, 40, 50 बच्चे जाएंगे, लेकिन जैसे ही बच्चे बढ़े दूसरी बस लगानी पड़ेगी, जैसे ही बच्चे बढ़े तीसरी बस लगानी पड़ेगी, जैसे ही बच्चे बढ़े चौथी बस लगानी पड़ेगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेम। ये भी सेमी वेरिएबल है, स्टेप वाइज सेमी वेरिएबल है। तो ये नेचर समझना ना बेटा, बड़ा जरूरी लिखा आपने। चलिए हम बात करते हैं, मशीनों के अंदर पावर वेरिएबल है। हम डायरेक्ट मटेरियल नहीं करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल तो उधर ले लिया। मशीनों के अंदर मतलब फैक्ट्री के अंदर पैकिंग मटेरियल समझते हैं, सेल्स के लिए पैकिंग करते हैं ना। जैसे मान लो बिस्किट है तो 10-5 बिस्किट के बारे रैपर लगा देते हैं, पैकिंग मटेरियल है। जैसे कि कपड़े की दुकान वाले थैला देते हैं, किताब की दुकान थैला देते हैं, वो भी 2-4 रुपए का आता ही होगा। रेंट, अब देखो फैक्ट्री का रेंट 10,000 है, चाहे सुबह चलाओ, शाम चलाओ, दिन भर चलाओ, दोपहर चलाओ, पूरी रात चलाओ, वो 10,000 लेगा वो, ठीक बात है। सिक्योरिटी गार्ड, उसकी वही सैलरी होती है कि उनका दिन रात का होता है कि भाई यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं पीना, यहीं बनाओ, और दिन भर गेट खोलो, बाकी अपना रात को बंद करके सो जाओ, ठीक बात है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फिक्स्ड भी है, कुछ वेरिएबल भी है, तो क्या हो गया? बोलिए वो क्या हो गया? सेमी वेरिएबल हो गया। टेलीफोन भी ऐसे ही होता है, एक फिक्स्ड मंथली रेंटल होता है, फिर उसके ऊपर पर कॉल होता है, तो ये हो गया। तो कुछ सेमी वेरिएबल भी होता है, कुछ फिक्स्ड भी होता है, कुछ वेरिएबल भी होता है। सेमी वेरिएबल को ज्यादा हेडेक ना लीजिए, मेन तो फिक्स्ड और वेरिएबल होता है, और ये कॉस्टिंग में बड़े काम की चीज होती है। वेरिएबल के जानते हो, फिर भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत फिक्स्ड कॉस्ट को कॉस्ट करना होता है। सर एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट मान सकते नहीं बेटा, एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली टू प्रोडक्शन नहीं होता है, सेल्स से तो होता भी है, लेकिन एक और बात है, एडवर्टीजमेंट करें सेल्स से उसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना, तो इसीलिए हम उसको इनडायरेक्ट ही मानते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं मानते। कर लिया बच्चों ने? ओके, तो थोड़ा बहुत बेटा आइडिया हुआ। पिछले 30-40 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं कि ओवरहेड क्या है, थोड़ा बहुत बच्चों को आइडिया हुआ कि ओवरहेड क्या है, और ये मटेरियल से अलग है, थोड़ा आइडिया हुआ। तो अब हम शुरू कर सकते हैं क्या ओवरहेड की कॉस्टिंग? चैप्टर अब शुरू हो रहा है, चैप्टर बेटा अब शुरू हो रहा है। लिखिए, फ्रेश पेज लीजिए। तो ये तो बता रहा था कि ओवरहेड क्या है, अब हम बताएंगे ओवरहेड की कॉस्टिंग कैसे करनी है। इसमें 5 स्टेप है, और अगले 5 दिन हम यही पढ़ेंगे। पहले स्टेप का नाम क्या लिखा है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है आप उसकी टेंशन ना लें, हम बताएंगे। पहले लिख लीजिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेश पेज ले लेना ताकि आइडिया रहेगा, अच्छा यहां से नई कहानी शुरू हो रही है। रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन, अंडर या ओवर रिकवरी ट्रीटमेंट। अगर आप ये 5 स्टेप पढ़ लें तो ऐसा हो नहीं सकता कि ओवरहेड की कॉस्टिंग आपसे ना हो। कई सारी चीजें ना बेटा एक बार में नहीं होती, झटके में नहीं होती है, जो प्रोसेस होता है, ठीक बात है। इसका भी वैसे समोसा एक बार में थोड़ा ना बनता है,
आलू बॉयल होता है, फिर मसाले फ्राई करते हैं, फिर आलू के साथ मिक्स करते हैं, फिर भरते हैं और तब छानते हैं। तो समोसा बनेगा 3-4 प्रोसेस हुआ कि नहीं? उसी तरह से ओवरहेड भी एक बार में नहीं होता, फिर खाते हैं वही प्रोसेस है। नहीं, मैं बनाने का बोल रहा हूं, खाने का टेंशन ना लो, तो कोई भी खा लेगा। तो यहां भी 5 हिस्सों में इसको बनाते हैं। प्राइमरी लिखा बेटा कि नहीं? प्लीज लिखा कीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी। अगर ठीक से लिख के रखेंगे तो ओवरहेड हम आपको बेटा पढ़ाएंगे कम से कम, समझो डेली 2 क्लास होती है, कम से कम 10 क्लास में। लेकिन रिवीजन बेटा 2 घंटे में हो जाएगा, अगला रिवीजन 1 घंटे में हो जाएगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा, ऐसे पलट के देखोगे बात खत्म। और एग्जाम में एकदम आना ही आना है, कोई चैप्टर आए चाहे नहीं है, ओवरहेड जरूर आएगा। 7 नंबर का तो डायरेक्ट आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये हर चैप्टर में काम आएगा। चलें, क्या क्या लिखा आपने? प्राइमरी लिख लिया, सेकेंडरी लिख लिया, रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट। एक भी शब्द आपको नहीं समझ आया होगा, क्योंकि टेक्निकल है, इसीलिए तो 10 क्लासेस चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हर रोज एक का शिकार करेंगे, सिर्फ एक, पेट भर जाएगा उसी में। एक दिन प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन, एक दिन सेकेंडरी, एक दिन रिकवरी रेट, एक दिन एब्जॉर्प्शन, और एक दिन अंडर या ओवर। और ये कर लेंगे, ओवरहेड का चैप्टर खत्म। यही है। उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के ओवरहेड की कॉस्टिंग आप कर सकते हैं, उसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये तो चलो छोड़ो, यहां सबसे पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, स्टेप 1 ऐसे लिखना है, स्टेप 1 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कि टोटल ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टोटल ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिपार्टमेंट वाइज, या कई बार हम इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर वाइज, व्हेन दे आर इनकर्ड। When they are incurred, हम इस बात को किसी कंपनी के थ्रू समझाते हैं। हटा दे बेटा इसको, लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। हटा दे इसको। देखो बेटा, मत लिखना, केवल समझना। एक कंपनी है जिसका नाम है एलजी, नाम तो सबने सुना होगा। एलजी बेटा क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉनिक में कुछ नाम बताओ। अच्छा बेटा, और कूलर भी बनाता है। एलजी का फैन कूलर आता है, चल मान लिए। हाँ, एसी तो है ही, और हेयर ड्रायर भी बनाता है। पहले मोबाइल भी बनाता था, आजकल पता नहीं बनाता है कि नहीं। सुनिए 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 सुनिए, बात सुनिए, अरे सुनिए ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या हम इसको डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5, डिपार्टमेंट 6 कर सकते हैं? अब देखो, टीवी का मटेरियल अलग होगा, वॉशिंग मशीन अलग का अलग होगा, फ्रिज का अलग होगा, एसी का अलग होगा, कूलर का अलग होगा, और सबका अलग होगा। क्या ये बात सही है? वर्कर काम करते होंगे, अलग होगा। लेकिन
कुछ ऐसे भी तो एक्सपेंसेज होंगे जो सबके होंगे और वो ओवरहेड होगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट पे करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, सुपरवाइजर महाराज होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे। वो किसका होगा? टीवी का होगा, वॉशिंग मशीन का होगा या एसी का होगा? हाँ, सुपरवाइजर हो सकता है टीवी का अलग हो, वॉशिंग मशीन का अलग हो, लेकिन बाकी सब तो कॉमन होगा। अब हमें इस सिक्योरिटी गार्ड को भी टीवी के ऊपर चार्ज करना है, वॉशिंग मशीन के ऊपर चार्ज करना है। तो देखो, डायरेक्टली तो नहीं चार्ज करते, उसका एक तरीका अपनाते हैं। तरीका ये होता है कि पहले इस कॉमन पूल को हम ना डिपार्टमेंट वाइज पहले कर देते हैं, और डिपार्टमेंट वाइज एक बार टीवी का पता चल जाएगा 5 लाख है तो सारे टीवी में बांटना आसान हो जाएगा। क्योंकि समस्या आगे भी है, टीवी एक तरह का नहीं होता, छोटा टीवी है, बड़ा टीवी है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का टीवी है। ऐसा होता है बेटा जी? अलग अलग टेक्नोलॉजी का टीवी होता है कि नहीं? एलजी में ही वॉशिंग मशीन छोटा भी है, बड़ा भी है और बड़ा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है ना? ऊपर से लोड करने वाला, फ्रंट से लोड करने वाला अलग अलग तरह का होता होगा, 10,000 से लेकर 50,000 का होगा। ऐसे ही एसी, वो भी कई मॉडल, कई डिजाइन, कम से कम विंडो और स्प्लिट तो हम लोग भी जानते हैं, वो विंडो है, स्प्लिट है, लेकिन इसके अलावा भी विंडो भी कई तरह का, स्प्लिट भी कई तरह का, पावर भी 1 टन बोलते हैं, 2 टन, 2.5 टन, ऐसा कुछ करके होता है, 4 टन, है ना, 1.5 टन। तो सबका मटेरियल सेम होता होगा, सबका लेबर सेम होता होगा, फिर ओवरहेड भी नहीं हुआ ना। तो एक काम करते हैं, पहले ना डिपार्टमेंट वाइज कर लेते हैं, फिर बाद में बंटवारा करेंगे। जैसे अब दिल्ली का तो मुझे नहीं पता, यहाँ लोग एक दूसरे को कम जानते हैं क्योंकि सब नए नए लोग हैं, लेकिन गांव में या छोटे शहरों में पूरे मोहल्ले के लोग जानते हैं, मतलब आसपास के 5-10 घर को तो जानते ही हैं। तो जब भी कोई जाता है कहीं तीर्थ स्थल, जैसे वैष्णो देवी गए, या हमारे यहाँ देवघर बहुत जाते हैं, बाबा धाम बोलते हैं हम लोग, तो वहां से ना प्रसाद आता है, तो प्रसाद ना सभी घरों में दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति विशेष को नहीं देते हैं। पुड़िया पैकेट बना दिया, भैया जाओ बिट्टू के घर दे आओ। बिट्टू को नहीं दिया गया, बिट्टू के घर को दिया गया। भले बिट्टू के घर में थमा दिया, लीजिए भैया मम्मी को दे दे, लीजिए भाई ये एक्स के यहाँ, ये वाई के यहाँ, ये जेड के यहाँ, इस तरह से बांट दिया। वो अब फिर अपना कैसे अपने आपस में बांटते हैं, कितने मेंबर हैं, अपना कैसे बांटते हैं वो देख लो। जैसे मेरे घर में 3 ही लोग थे, पापा, मम्मी और हम। पापा जनरली बाहर पोस्टिंग होती थी उनकी, मम्मी और हम बच गए। तो देवघर का एक पेड़ा जरूर देते थे लोग, और वो पेड़ा थोड़ा अलग खाने में लगता। पेड़ा तो खैर पेड़ा ही होता है, जैसे दिल्ली में होता है वैसे ही होता है, लेकिन वो बचपन में उन्होंने खाया तो टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं जनरली बाहर खेलता रहता तो लोग मुझे ही देते थे, बेटा ये लो, ठीक है, हाँ प्रसाद, पेड़ा अंदर। और फिर जो बच गया, चिवड़ा उड़ा होता था, इलायची दाना वगैरह जैसे होता है, वो मम्मी, मम्मी शर्मा अंकल के यहाँ से ही प्रसाद आया है। और मम्मी ने खोला, पेड़ा गायब है। पता है नालायक है, ठीक है ही नहीं, चलो जो भी है। लेकिन जिसके घर में 2-4 भाई होते थे, फिर वहाँ पेड़ा के लिए भी बॉक्सिंग होती थी, क्योंकि सामने वाला तो एक ही पेड़ा देगा, नहीं ज्यादा नहीं देते थे लोग, कितना देंगे यार तब। हाँ, कई लोग तो आधा भी देते लीचर टाइप के लोग आधा भी देते हैं, ठीक है कि नहीं? लगता है बिहार के रहने वाले बेटा है ना। तो वहां पे देवघर का, नहीं नहीं, वहां ना पता नहीं, जैसे यहाँ पे सावन में हरिद्वार जाने का है ना, वहां देवघर जाने के लोगों को मतलब मनोरोग है। लोगों को लगता है अगर देवघर नहीं गए सावन में तो जीना व्यर्थ है, धरती पे बेकार आए हैं। जैसे आजकल लोगों को प्रयागराज जाने का शौक चढ़ा हुआ है, उसी तरह से ये हमारी होनहार टीम मेंबर मोनी जी जो टाइपिंग करती हैं, ये अपने मम्मी पापा भाई बहनों को लेके देवघर प्रयागराज अभी गई थी। मुझे कल मैसेज किया कि सर 3 दिन हो गया सोए हुए, 4 दिन हो गया खाए हुए, अब हम आज आए हैं, जरा हमें खा लेने दीजिए, जरा सो लेने दीजिए, फिर हम ऑफिस आएंगे। मंडे से गायब थी। वहां यार भयंकर मारा मारी है, अभी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सुन सुन के मतलब दल रहा है दिल हमारा। यार नहीं है भीड़, वो तो हमारी मेंबर कह रही है कि 3 दिन से खाना नहीं खाया, तुम बोल रहे नहीं है, सोने की जगह नहीं मिली।
पूरे दिन कह रही थी कि स्टेशन पे सर हम रह गए, ट्रेन नहीं मिली, है कि नहीं? पूरे दिन स्टेशन पे रह गए हम। मेरा आपको किसके बाद? अच्छा, गाड़ी ट्रेन जाना ठीक नहीं है, बसेज का ठीक है। बसेस सीधे गंगा नदी में जाती हैं, बैठे रहो नहा लो और निकल जाओ सीधा सीधा, अपना अपना थोड़ा नजदीक चली जाती होंगी, है ना? अरे सुनो सुनो, तो उस तरह हमारे यहाँ है, लेकिन वो प्रसाद का जो वितरण होता था वो व्यक्ति विशेष को ना देके परिवार को दिया जाता था। हर घर में जो मुखिया है उसके नाम से दिया जाता था। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम कॉमन एक्सपेंसेस को बताओ बेटा पहले डिपार्टमेंट वाइज बांटेंगे, और इसीलिए इसका नाम क्या है? प्राइमरी, बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिखा क्या आप लोगों ने? टोटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिपार्टमेंट वाइज, है ना? कॉस्ट सेंटर वाइज व्हेन दे आर इनकर्ड। क्या प्रोसेस है? तो सुनिए, ऑल ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिस। जितने ओवरहेड है ना उनको किसी न किसी बेसिस पे हम बांटते थे, और बांटने का बेटा दो तरीका होता था। नंबर ए लिखिए, इसको बोलते थे एलोकेशन। आगे भी शब्द को याद रखिएगा, ये सब शब्द ना बेटा कॉस्टिंग या इकोनॉमिक्स की दुनिया में होते हैं। ये अकाउंट की दुनिया में, एफएम की दुनिया में, टैक्स की दुनिया में शब्द नहीं है। हर जगह की ना अपनी अपनी कहानियां होती हैं, तो हमारी अपनी कहानियां हैं कॉस्टिंग की, और बड़ी मजेदार कहानियां हैं। एलोकेशन, ठीक है बेटा? एलोकेशन का मतलब क्या है, सबने लिख लिया? मैं लिखूं? ऑल ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम बेस, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर भी बोलते हैं। सब शब्द बताएंगे, चिंता ना करें। एलोकेशन, नंबर ए क्या बोलते हैं इसको? एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब है बेटा, अच्छा ये वाला नहीं लिखा अभी? अच्छा लिखिए ना। हम आपको क्या सिखा रहे हैं? स्टेप 1 नाम क्या है उसका? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टेप 1 का हम प्रोसेस सिखा रहे हैं कि कैसे हम एक्सपेंसेस को बांटेंगे। ठीक है बेटा जी, अब सुनना। एलोकेशन का मतलब है एक्सपेंसेस, या ऐसा लिखते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंसेस आर असाइंड टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। स्पेसिफिक एक्सपेंसेज आर असाइंड टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। किसी खास डिपार्टमेंट को हम वो स्पेसिफिक एक्सपेंसेज क्या करते हैं? असाइन करते हैं। स्पेसिफिक एक्सपेंसेज आर असाइंड टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए कि एक सुपरवाइजर साहब हैं, ठीक है बेटा जी, वो मुझे पता है कि डिपार्टमेंट ए में काम करते हैं, तो क्या उनका कहीं और खर्चा बांटना ठीक होगा? एक दूसरे सुपरवाइजर हैं, ये रामलाल हैं, एक श्यामलाल हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट को देखते हैं। एक भगवान लाल है, ये तीसरे डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो इनका जो भी सैलरी है 10,000 इधर आएगा, इनका 12,000 इधर आएगा, इनका 15,000 इधर आएगा। ये डिवीजन नहीं होगा, ये एलोकेशन होगा। भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा खर्चा है, भैया ये आपका है, आप चार्ज करो इसको। इस बात को मैं किसी एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए
यहाँ पे 2-3 बच्चे बाहर से आए हैं और एक फ्लैट ले लिया और उसको रेंट शेयर करके रह रहे हैं। तो जनरली जो होता है, हॉस्टल में अलग बाजार होता है, हॉस्टल में तो सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन फ्लैट में सब कुछ अलग नहीं होता। फ्लैट में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे कि रेंट कॉमन होगा, और अगर किचन में खाना बनाने वाला आ रहा है तो कुक और मटेरियल ये कॉमन होगा। जैसे आलू गोभी अगर लाए कॉपी पे लिख दिया, आलू गोभी लाए कॉपी पे लिख दिया, आलू गोभी लाए, चावल दाल लाए कॉपी पे लिख दिया। कुक अपना पर हेड 500 रुपए 1000 रुपए लेता है, लेकिन खाना ठीक बन जाता है। तो ये खर्चे हैं कॉमन। जानते हो इसका क्या होगा? इसका बंटवारा होगा, 1/3 1/3 1/3। लेकिन मान लीजिए एक बच्चा बीमार पड़ा और उसे मेडिसिन की जरूरत पड़ी, तो क्या वो मेडिसिन तीनों बच्चों में बटेगा? अगर वो ए का बीमार पड़ा तो ए, बी बीमार पड़ा तो बी। हो सकता है इनका 100 रुपए लगा, हो सकता है इनका 500 रुपए लग गया। इसी तरह से किसी एक बच्चे ने कॉपी खरीदी, तो भाई तुम जानो हमें क्या मतलब है। एक बच्चे को घर जाना है, उसने टिकट कटाया, तो क्या तीनों बच्चे उसमें शेयर करेंगे? तो देखो इसका जो होगा ना, इसका जो होगा इसका अलग तरीके से होगा। इसका बताओ क्या होगा? एलोकेशन। जिसका होगा उसी का खर्चा। मान लीजिए मैं दवा खरीद के लाया, आप दारू खरीद के लाए, दवा मैंने खाया, दारू आपने पिया, तो भाई अलग अलग, लेकिन दारू सबने पिया। तब बताइए क्या होगा? फिर बटेगा, फिर सब में बटेगा। तो बस यही फर्क है बेटा। एलोकेशन मतलब एक्स का, वाई का, जेड का अलग अलग। और दूसरा जो होता है बेटा जी, लिख लीजिए, दूसरे का नाम है अपोर्शनमेंट। नाम पे ध्यान दे रहे हैं? नाम क्या क्या है बेटा? एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या है कि भाई कॉमन एक्सपेंसेस टू बी चार्ज्ड टू रिलेटेड डिपार्टमेंट on the basis of benefit driven। कल एक चर्चा हुई थी कि मशीन का भी कॉस्ट वो साल बर्दाश्त करते हैं जहां वो इस्तेमाल होता है, याद है? और उसी रेशियो में करते हैं जिस रेशियो में वो उस मशीन को यूज करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करते हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करना ना बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल का है। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ड्रिवेन। देखिए मैं आपको कुछ एक्सपेंसेस के नाम बताता हूं और बेस बताता हूं। कई बार इन बेसिस को हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। अब आपके मन में बात आएगी, सर टैक्सी ड्राइवर तो सुना है, ओला उबर ड्राइवर वो भी सुना है, स्पीडो का भी चलो सुना है, स्पीडो के रैपिडो का बाइक ड्राइवर सुना है, सॉरी क्या बोलते हैं वो राइडर सुना है। ये कॉस्ट ड्राइवर क्या है? तो देखो ड्राइवर क्या करता है, किसी भी चीज को आगे लेके जाता है, उसी को ड्राइवर बोलते हैं। जो ट्रक चलाए, जो टैक्सी चलाए, जो बाइक चलाए, वही ड्राइवर है। तो भैया जो कॉस्ट को आगे लेके जाए वो कॉस्ट ड्राइवर है। आपको एग्जांपल देता हूं। शाम का समय हो रहा, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो जनरली इस समय लोग एक स्नैक्स में कुछ खाना पसंद करते हैं। जैसे किसी को समोसे पसंद है, मंगवा लो, मंगवा देते हैं, अरे मंगवा देते हैं। अभी जो समोसे होते हैं इनका एक रेट होता है, 10 रुपए होता है, 12 रुपए होता है, चाहे जो भी रेट होता है। उसके साथ वो चटनी भी देते हैं। अगर आप वहां बैठ के खाएं और चटनी दोबारा मांगे तो मना नहीं करते हो, बोलते हैं ले लो भाई कोई बात नहीं, ठीक बात है। लेकिन समोसे तुम बोलो कम पड़ गए, थोड़ा और दे दो यार, तो देंगे जरूर, लेकिन उसका चार्ज अलग लगेगा। तो अगर मान लीजिए 10 रुपए समोसा है, आपने एक खाया तो 10 रुपए,
लेकिन अगर आपने 2 खाया तो 20 रुपए, 3 खाया 30 रुपए, 4 खाया, तो आपका कॉस्ट किस बात पे डिपेंड है? नंबर ऑफ समोसे। वही वाली बात है, वड़ा लीजिए उसका चार्ज होगा, सांभर तो ऐसे ही दे देते हैं, थोड़ा दोबारा मांगिए तो भी कोई दुकान वाला मना नहीं करता। लेकिन वड़ा जो भी हो, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए का हो, वो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। ठीक बात है? तो इसका मतलब वड़ा का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ वड़ा है, सांभर नहीं। अब आप कहेंगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो? आओ बताते हैं। सोचो रेंट का कोई कॉस्ट ड्राइवर है जिससे बढ़ता हो? फ्लैट का कोई 5,000 भी होता है, कोई 10 भी, कोई 20 भी, कोई 50 भी। किस बात पर डिपेंड करता है? लक्ष्मीनगर में छोटा फ्लैट कम मिलेगा, थोड़ा बड़ा ज्यादा मिलेगा, और बड़ा और ज्यादा मिलेगा, पूरी बिल्डिंग लोगे तो और ज्यादा देना पड़ेगा, सीधी बात है भाई। तो हम कह सकते हैं रेंट का ड्राइवर कौन है? एरिया है। इंश्योरेंस ये भी कॉमन होता है। पता है किस बात पे? बस ये पूछो अपने आप से कि ज्यादा या कम किस बात पे डिपेंड होता है? रिस्क। तो रिस्क तो सबका है, और बताओ कोई चीज? टाइम पीरियड तो 1 साल का होता है। वैल्यू, बाइक का कराओगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, कार का थोड़ा महंगा, हाई एंड कार का कराओगे तो और महंगा, तुम अपने प्राइवेट जेट का कराओ तो और महंगा, हवाई जहाज का कराओ तो और महंगा। अब मान लो 800 करोड़ का हवाई जहाज है, अगर 1% भी लेगा तो भैया 8 करोड़ का इंश्योरेंस होगा। लेकिन कार 8 लाख की है, अगर उसका 2% भी लेगा तो भी 16,000। जनरली कार का 8-10 हजार में होता है, आपने देखा होगा जनरली। मतलब 15-20 लाख की कार, महंगी वाली तो और महंगी होती होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं बेटा वैल्यू ऑफ एसेट। अब तीनों डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करा रहे हैं आप, तो जिसका स्टॉक ज्यादा कीमती होगा, ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा लगेगा, कम होगा तो कम लगेगा। ठीक है ना बेटा जी? चलेगा ये? चलो इलेक्ट्रिसिटी बताओ। ये होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हॉल है, बगल में भी हॉल है, बड़ा हॉल है, छोटा हॉल है। तो देखो अगर इसका सब मीटर लगा दिया तब तो यूनिट, लेकिन सब मीटर नहीं लगाया तब बताओ? एक ही नीचे कनेक्शन है, उसी में से हर रूम में जा रहा है, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कह सकते हैं। लाइट पॉइंट समझते हो? मैं बताता हूं। ये देख रहे हो बोर्ड? बोर्ड देखो, जितने स्विच लगे हैं यही लाइट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा ज्यादा लगे हुए हैं, इतने है नहीं, लेकिन अगर है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 इस कमरे में कितना है और उस कमरे में काउंट कर लो, और दोनों जोड़ दो, उसके हिसाब से भाग दे लो, या पूरे टॉपस में कितना है वो जोड़ लो। क्या बोलेंगे इसको? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। और सुनो, जैसे कि कैंटीन का एक्सपेंस, चाय वो आती है, बताओ जी कैसे बांटे? नंबर ऑफ मशीनों के बेसिस पे बांट दें? मशीन चाय पीता है? ठीक से बताओ जल्दी से। अरे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जिस डिपार्टमेंट जितने, भाई चाय तो सबको मिलती है, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी हो। अगर शाम में चाय के साथ एक मट्ठी भी मिल रही है तो मट्ठी भी सबको मिलेगी, बिस्किट मिल रहा है तो बिस्किट भी सबको, अगर नहीं मिला है तो मारामारी हो जाएगी। क्या तरीका हुआ? हमारे सर थे उस समय, वो फाइनल का एफआर और एएफएम पढ़ाते थे। तो उस समय छोटे बैचेज, जहाँ हम लोग पढ़ते थे छोटे बैचेज होते थे, 50-60 का बैचेज होता था। तो उनका एक रूल था, वो 7 बजे क्लास शुरू करते थे और ठीक 9 बजे ब्रेक देते थे, और वो अपने घर पे ही पढ़ाते थे। तो उनके घर वाले, पत्नी जो भी हैं, वो गेट के बाहर एक वो होता है ना चाय वाला, बड़ा सा बर्तन नहीं होता है, उसमें रख देते थे, और प्लास्टिक की वो होती थी कप रखा होता था, और एक ट्रे में बिस्किट, गुड डे बिस्किट 50 है तो 50 रख दिया। अब बच्चे जब छूटते थे ब्रेक में, ब्रेक के पहले जाना मना था, तो सबसे पहले वो ट्रे के पास जाते थे, चाय के पास नहीं। और जहां तक मुझे पता है कभी भी बिस्किट 5 से 10 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं मिला, जबकि होता 50 था।
कारण बताओ। जो गया, ठीक बात है। चाय कहाँ भागा जा रहा है? सबको पता है चाय तो हमें मिल ही जाएगी, वो तो गर्म चीज है, आराम से निकाल लेंगे चाय। तो पहले लोग बिस्किट की तरफ भागते थे, ठीक है। तो ये बिस्किट या चाय किस बात पर डिपेंड है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक ना बेटा जी? चलो ऐसे और भी कुछ कॉमन सोचते जाओ, सोचते जाओ, और उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 3 डिपार्टमेंट और एरिया है 3000, 2000 और 1000। तो बताओ रेंट अगर हमारा 50,000 हो या 60,000 हो तो कैसे बांटेंगे? 3, 2, 1 में बांट देंगे, चलेगा? तो इस तरह से हम एलोकेशन कर दें, सॉरी अपोर्शनमेंट कर देंगे। तो बताइए एक्सपेंसेस को कैसे बांटना है? दो कौन तरीका है? जैसे मैंने कहा ना, आपके फ्लैट में दवा अगर एक्स ने खाया तो एक्स के ऊपर चार्ज होगा, चप्पल अगर वाई ने अपने लिए खरीदा तो वाई के ऊपर चार्ज होगा, टिकट अगर जेड ने कटाया तो जेड के ऊपर चार्ज होगा। लेकिन रेंट जो है महीने में 1/3, 1/3 तीनों के ऊपर बटेगा बेटा। अच्छा मान लो कोई 2 दिन के लिए अपने बुआ के घर चला गया था, क्या उसका 2 दिन का रेंट कम होगा या पूरा लेना पड़ेगा? 1 हफ्ते के लिए घर चला गया था, वो कह रहा है मैं तो 1 हफ्ते कम दूंगा, ऐसा होगा? पूरा बटेगा। खाने का वो भी पूरा बटेगा, ठीक बात है कि नहीं? तो खाने का, रहने का ये बटेगा। अपने अपने जो एक्सपेंसेज है वो अपना अपना जानो भाई, हमें क्या, ठीक बात है? तो यही काम हमें यहाँ करना है। हम क्या करेंगे बेटा? एक स्टेटमेंट बनाएंगे, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ इस तरह से बात करेंगे हम, जितने डिपार्टमेंट होंगे ना उतना नाम लिख देंगे। यहां लिखेंगे टोटल एक्सपेंस, और बेस समझते हैं बेटा? क्या बेस? एरिया है, रेंट है, क्या है, वो अब बेस लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे एलोकेशन, मतलब स्पेसिफिक एक्सपेंस। जैसे कि आपने कहा सुपरवाइजर, मान लीजिए 30,000 है। हमें पता है कि डिपार्टमेंट ए के हैं तो सिर्फ ए में लिखेंगे, बी और सी में नहीं लिखेंगे। जहां के होंगे बस वहीं लिखेंगे। कोई स्पेशल खर्च बी का है तो केवल बी में, कोई स्पेशल खर्च सी का है तो केवल सी में, उससे बी को कोई लेना देना नहीं है। सर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज फॉर ऑल एम्प्लॉय, उसको कैसे बांटेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बांट देंगे बेटा, ठीक है रवि? अच्छा सुपरवाइजर के बाद क्या होगा बेटा? मान लेते हैं कुछ कॉमन एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कॉमन एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट हो गया, बताइए कैसे बांटें? एरिया का रेशियो कोई तो होगा, सब में बांट सकते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, आगे देखिए ना। चलें क्या आगे? रेंट के बाद मान लेते हैं इंश्योरेंस, जो भी है 20,000 है। वैल्यू ऑफ एसेट कर लें बेटा, कोई ना कोई रेशियो तो निकल ही जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट से। डिप्रेसिएशन अगर अलग अलग दिया है तो ठीक है, वरना ये भी वैल्यू ऑफ एसेट पे ही बढ़ता है जनरली। कैंटीन कैसे बताया था आपने? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। और सोचो ना बेटा कुछ। चलो जैसे मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने कहा कि भाई नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, लेकिन नंबर ऑफ लाइट पॉइंट ना दिया हो तो इसको भी एरिया के बेसिस पे बांट देते हैं, बताइए क्यों? जितना एरिया है सब जगह लाइटिंग तो करनी पड़ती है, लाइटिंग कहाँ नहीं करोगे फैक्ट्री में, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोरी चकारी हो जाएगी।
ठीक है बेटा जी। तो इस तरह से करते 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 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो एक आएगा ना, इसी को बोलते हैं ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टोटल है, यही टोटल यहां का भी होना चाहिए। तो एक बार पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी बात पढ़ेंगे। अब देखो ना, ये तय हो गया कि एसी डिपार्टमेंट का ओवरहेड ये है, फ्रिज डिपार्टमेंट का ओवरहेड ये है, रेडियो डिपार्टमेंट का ओवरहेड ये है। अब ये तय हो गया। हो गया बेटा? आगे चलें क्या? शुड वी मूव फर्दर? चलिए, फॉर्मेट दिखा दीजिए बेटा, लिख लो फॉर्मेट। यही है फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब निकालिए अपनी पुस्तक। अब आप थोड़ा सा बनाने के सिचुएशन में आ गए हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या क्रमांक 8.1 पे आइए। क्या मांग रही हैं? मशरूम? वो तो मार्केट में मिलता है, यहां से कहां मिले किसी के पास? अच्छा, जिनके यहाँ मशरूम की खेती होती है, शायद वो लोग कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते होंगे, या कोई किसी ने नॉलेज मांगी होगी कि मशरूम की खेती कैसे होती है। खरीदना नहीं होगा, वो खेती के बारे में जानना चाहते होंगे। टेक्निकल काम है ना मशरूम की खेती करना। आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा लगता है, मटर मशरूम बढ़िया बना हो तो बहुत बढ़िया लगता है। तो आइए श्रीमान जी, शुरू करते हैं। लीजिए साहब। चलो भाई, ये देखो। अरे शोर ना करो भाई। एट पॉइंट वन मिला बच्चों को? कंपनी प्रोडक्शन फॉर द ईयर इज गिवन बिलो। ओ भाई ध्यान दो।
डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेज। ठीक है बेटा। तो देखिए डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग हम ओवरहेड के रूप में नहीं करेंगे, वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में। ओवरहेड इसके नीचे शुरू होगा, ये है ना ओवरहेड। अब ओवरहेड में कुछ ओवरहेड तो सबका दिया हुआ है, कितने डिपार्टमेंट अकाउंट करो तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 का बांट के दिया है, जब बांट के दिया हो तो इसको क्या बोलते हैं, एलोकेशन। ये भी बेटा एलोकेशन। तो मैं समझता हूं इन दो में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब नीचे उतरिए, एरिया इन स्क्वायर मीटर काम आएगा कहीं, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ये भी कहीं काम आएगा, खर्चा थोड़े नहीं तो बेस है। एचपी, एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, शायद ये भी कहीं काम आएगा। और मशीन आवर वर्क शायद ये भी कहीं काम आएगा, देखेंगे कहाँ काम आएगा। तो ये बेटा खर्च नहीं है, बेस समझते हो, ये बेस है जिसके बेसिस पे खर्चे बटेंगे। अच्छा ये है कॉमन एक्सपेंस। बताइए रेंट कैसे बटना चाहिए बेटा, ऊपर एरिया दे रखा है, इंश्योरेंस कितने बटना चाहिए, वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्शन कैसे बटना चाहिए, पावर कैसे बटना चाहिए। एक बच्चे ने बोला मैं मार्केट में मिल जाता है इजीली, एक से बढ़ के एक है। आ जाओ। अरे उनको खेती के बारे में जानकारी चाहिए बे, इधर आ। हाँ सुनो, पावर। तो पावर आपको पता है, जो मशीन जितनी बड़ी हॉर्स पावर की होगी, जैसे देखो एक पंखा होता है, एक एसी होता है, 1 घंटा दोनों चले तो बिजली बराबर खर्च नहीं होगा। अच्छा घर में ना, घर वाले बल्ब लगाते समय उसका वाट का खास ध्यान रखते हैं, कम वाट का होगा तो बिजली कम लगेगी, ज्यादा वाट की होगी तो बिजली ज्यादा। तो घर वाले क्या कोशिश करते हैं, कम वाट में जितने में काम चल जाए, ठीक ना। तो ये भी करना है, तो जरा ध्यान दीजिए। तो हम हॉर्स पावर की बात करेंगे, लेकिन केवल हॉर्स पावर पे नहीं होता। आपके घर में ना एसी लगा है ड्राइंग रूम में, ताकि घर वाले मेहमानों को बता सकें कि एसी है हमारे यहाँ, बट पापा चलाने नहीं देते हैं, बोलते तो गर्मी ज्यादा लग रही है, आओ इधर निकालता हूँ तुम्हारी गर्मी। और आपके घर में पंखा ही चलता है, एसी बस केवल दिखाने के लगाया हुआ है। तो देखो एसी में खर्चा नहीं होगा, पंखा में ज्यादा हो जाएगा, एसी तो चलता ही नहीं है। सुना आपने ठीक से। तो केवल हॉर्स पावर से बात नहीं बनती, कितने मशीन आवर चल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। मान लो कोई 5 हॉर्स पावर की हो और 24 घंटे चलती हो, तो 120 हॉर्स पावर आवर हो गए। एक 20 हॉर्स पावर की हो लेकिन दिन में 2 घंटे चलती हो, ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमेशा नहीं पड़ती, 2 ही घंटे चलती है। हाँ क्या, काहे नहीं है भगवान, चलने के लिए है। लेकिन अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आप खुद ही नहीं चलाते, 1 मार्च होते हुए हम बंद भी करें तब भी बच्चे आते हैं, सबसे पहले इसी को ऑन करेंगे, नेचुरल है, ठीक है कि नहीं। तो मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक चलता है, जिन बच्चे उस समय क्लास करते होंगे फाउंडेशन के उन्होंने देखा होगा। और उसके बाद खुद ही बच्चे बोलते हैं सर ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, बंद कर देते हैं। हाँ हाँ वो बंद हो जाता है। चलो सुनो, तो मैं कुछ और कह रहा हूं, सुनो ना। बिजली के कंजम्पशन के लिए केवल हॉर्स पावर मेन नहीं है, हॉर्स पावर कितने घंटे चला ये भी मेन है। और मैं देख रहा हूं सबका आवर अलग अलग है, तो केवल हॉर्स पावर से काम नहीं चलेगा, हॉर्स पावर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आवर से। और फिर जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको बोलेंगे हॉर्स पावर आवर, उस रेशियो में बांट दे तो चलेगा। चलो लाइट कैसे बटना चाहिए, लाइट पॉइंट दे रखा है बेटा, तो एरिया पे बांट दे। कहता है कि ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाइए, क्लियरली शोइंग द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट व्हेन नेसेसरी। आप रेडी हैं बेटा।
चलिए हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे मैं आपको बता देता हूं और तब शुरू करेंगे। बनेगा तो ऐसे ही, बस अब की बार ये थोड़े ज्यादा हैं तो 6 कॉलम बनेंगे। एक ही क्वेश्चन से बेटा आप सब सीख जाएंगे, रही सही आगे तो बात करनी ही करनी है। मैं लिखता हूं P1, खूब फ्रेश पेज लीजिए तो सब लोग फ्रेश पेज लीजिए, प्रैक्टिस की कॉपी निकालिए, प्रैक्टिस की कॉपी में फ्रेश पेज। अभी जितनी सावधानी रखेंगे बेटा बाद में उतना ही अच्छा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफिस, स्टोर्स और सबसे लास्ट में शॉप, वर्क। चले बेटा जी आगे बढ़े जी। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स। सबसे पहले मैं स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को लिखता हूं जो हमें पहले से ही करके दे रखा है। नाम है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो खैर आएगा ही नहीं, हम ओवरहेड बना रहे हैं ना, ओवरहेड में तो डायरेक्ट आएगा ही नहीं ना। अगर मटेरियल भी चालू भी शामिल कर दो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, हमें टोटल कॉस्ट नहीं निकालना। इनडायरेक्ट मटेरियल बताओ बेटा कितना, कोई टोटल बताएगा? 13,000। और इसका क्या हो रहा है? एलोकेशन 2 3 3 1 2 और 2। चलो बेटा लिख लो। और बिल्कुल उसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर बताओ बेटा, टोटल बताओ। 35। एलोकेशन हो रहा है, बांटिए तो जरा। 3 3 4 10 10 और 5। अब मैं कॉमन एक्सपेंसेस की तरफ चलता हूं। कॉमन एक्सपेंसेस में सबसे पहला है रेंट।
बताइए रेंट कैसे बांटना चाहिए? क्या बेटा कोई एरिया का रेशियो बता सकता है? एरिया क्या रेशियो होगा बेटा? मतलब 20, 25, 30, 15 और छोटा कर सकते हैं 5 से भाग देके। चलिए बांटिए तो 12,500 को। हजार और नहीं 2500, 2,500 नहीं, 2500 ठीक है, नहीं 2,500 लिख लिया। फिर से बताएं बेटा। ध्यान दो बेटा, मान लो कि बच्चों के खाने के लिए चारा मंगाया गया, हाँ लड्डू मंगाए गए, ठीक है, बेसन के लड्डू मंगाए गए। बेटा खड़े हो जाओ, क्या नाम है? हाँ निशा, मिशा, निशा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मान लीजिए कि भाई लड्डू मंगाए गए और 2 बच्चों में बांटना है, एक आप है और एक कृतिका। तुम खड़े हो जाओ बेटा, अरे खड़े हो जाओ बेटा, ऐसी क्या बात है। अब वजन के बेसिस पे बांटना है, ठीक है? दोनों को बराबर दे दें? नहीं ना। आपका वजन कितना है बेटा? 45। बेटा आपका कितना है? 65, 60। तो मान लीजिए लड्डू 10 किलो आया है, तो इसी रेशियो में बटेगा, 60 और 45 के रेशियो में। यही बात हम यहां भी करेंगे। सुनिए, ध्यान दीजिए, बैठ जाइए। हाँ ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। अरे सुनो, टोटल जो है रेंट है 12,500। देखो बेटा जी, इधर देखो, हाँ दिया है ना टोटल 12,500। देख लेते हैं, यहां है 12,500। अब इसको बेटा बांटना है इस रेशियो में, तो टोटल हमें पता है, हम कैसे करेंगे? 12,500 गुने 200 बटे 1250 गुने 250 बटे 1250। रेशियो ऐसे निकलता है ना बेटा, तो क्या सबका निकल जाएगा बेटा? चलिए, जब भी किसी को कोई डाउट हो तो ऐसे पूछ लिया करो, एक बार में काम खत्म। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि भैया जी इंश्योरेंस का बताओ कैसे बांटोगे, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि वैल्यू ऑफ मशीन है, और वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो निकालने बैठे अगर हम, तो 30, 35, 25 और 15, तो टोटल है बेटा जी 1,05,000। तो इसी रेशियो में बांट दूंगा कि 1% आ रहा है मेरे ख्याल से। मैं नहीं कर रहा, आप बांटो, इसको इस रेशियो में बांटो। दो दो जीरो हटा दें तो कितना लिखे बेटा हम? 300। इन दोनों में तो है ही नहीं मशीन, बट गया। अब बात आती है डिप्रेसिएशन। 15% वैल्यू ऑफ मशीन, ये लिखा है क्या? तो टोटल है 1,05,000, निकालो तो बेटा 15%, 15% 4,500 आ रहा है। वैल्यू ऑफ मशीन लेना है बेटा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, बांटो। 5250, 3750। अभी ना शुरुआत है, जैसे जैसे चैप्टर में अंदर जाएंगे
बांटने के लिए हमारा दिमाग तेज होता जाएगा, क्योंकि बंटवारा तो देखो करना पड़ेगा, कॉमन है। पावर का बेटा हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, ठीक है? पहले ये दिखा दें, लीजिए ना बेटा, लिखिए। पावर का भी हम रुक जाते हैं। पावर से पहले हम चाहेंगे कि प्यारे बच्चे लाइट का निकालिए। हाँ, और लाइट कैसे निकालना है उम्मीद है पता होगा आपको, एरिया के बेसिस पे। बांटिए तो बेटा पहले ये, फिर हम आपको पावर बताएंगे, उसके लिए कोई चिंता मत कीजिएगा। बोला नहीं किसी ने। एरिया कितना बांटा भाई? निशा बेटा आप बताओ, एरिया बांट पाए आप? निशा, क्या बेटा आप लाइट बांट पाए? अरे चलिए, अभी एग्जांपल से फिर बताते हैं। मुझे बताइए, हाँ मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। देखो टोटल खर्चा बेटा जी देख लो, और टोटल एरिया देखो तो बेटा कितना है, 1250 स्क्वायर फीट। क्या बेटा हम 1 स्क्वायर फीट का 1 रुपया कह सकते हैं? हाँ या ना? तो बताओ तो 200 एरिया का कितना होना चाहिए? यहां से देखिए ना, रेशियो बना देते हैं आपके लिए। देखिए टोटल का खर्च है 1250 रुपए, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, हम बता देते हैं। और 6 डिपार्टमेंट है बेटा, एक का एरिया है 200, एक का एरिया है 250, एक का एरिया है 300, एक का एरिया है 150, एक का एरिया है 100, एक का एरिया है 250 स्क्वायर फीट। क्या आप बांट सकते हो 1250 को? आप ही बांट के दिखाओ। और किसी को दिक्कत आ रही है? आप पीछे बैठे बच्चे कर पा रहे हैं बेटा? बांटो निशा। आ रहा है बेटा जी? कैसे किया आपने? आपने इसको टोटल कर लिया, टोटल करके ये भी 1250 चांस की बात है आ गया,
गुने 200 गुने 250 गुने 300, रेशियो तो वही रहेगा। तो बोले कितना कितना आ रहा है, 200 सेकेंड का, 250 थर्ड का, 250 थर्ड का, फोर्थ का। इतना तो भारी नहीं है निशा। हाँ, तो एचपी में क्यों चलेगा, करंट मार देगा बेटा। हम तो अभी एरिया की बात कर रहे हैं, हॉर्स पावर में क्यों चले गए। मुझे बताओ रेंट का हॉर्स पावर से क्या लेना देना है। तो मैं तो एरिया ही पूछ रहा हूं ना। क्या पूछ रहे हैं, पूछो। तो पावर का तुमने बताया ही नहीं अभी। एरिया फिर से बताएं। अच्छा, एरिया हुआ कि नहीं, लाइट पॉइंट हुआ कि नहीं, हो गया। अब सुनिए, पावर। पावर मतलब देखो, लाइट और पावर में फर्क है। ये है लाइट जो बल्ब पंखा चलाता है, और पावर वो होता है जो बड़ी मशीनों के अंदर मोटे वाले केबल जो आके लगते हैं ना, उसको बोलते हैं पावर। वो बड़े 1100 वाट या ऐसा कुछ वाट का होता है, 11,000 वोल्ट का। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या लेना होता है, मशीन की हॉर्स पावर। जो मशीन जितने ज्यादा हॉर्स पावर की होगी उतना ही पावर कंज्यूम करेगी। लेकिन केवल हॉर्स पावर से कुछ नहीं होता, मशीन चलना भी चाहिए। अब मशीन नहीं चलेगा तो फिर क्या ही बात होगी। तो हमें मशीन आवर भी लेना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। इधर देखिए, एक वर्किंग करता हूं बेटा, सब लोग ध्यान देंगे। डिवीजन ऑफ पावर। चलिए, कौन कौन डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3, ऑफिस। अरे हमें लिखने तो दो, तुम लोग तो बोलने ही नहीं देते हो। शॉप वर्क। अब यहां पे आया हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर है 15। अरे घोड़े की शक्ति, अश्व शक्ति। चलो इसको मत जोड़ना, इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब मशीन आवर भी देख लेते हैं। ये चला है 10,000 घंटे। ये चला है महीने साल में 20,000 घंटे। ये 15,000 घंटे। यहाँ तो है ही नहीं। ये चला है 5,000 घंटे। तो बेटा अगर हम दोनों प्रोडक्ट को गुना कर लें तो इसको बोलते हैं हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर, या हॉर्स पावर आवर बोलते हैं। ठीक है बेटा, करें मल्टीप्लाई। 1.5 लाख, 4 लाख, 375 और 25। ठीक है बेटा जी। अब इसको एक बार जोड़ लें। 9,50,000। 9,50,000 हॉर्स पावर आवर का खर्चा कितना है बालकों, 3,800। तो क्या हम इसके बेसिस पे एक रेशियो बना के पावर का एलोकेशन कर सकते हैं। 3,800 डिवाइडेड बाई, बोलो, 950 इंटू, फिर यही रहेगा रेशियो। चलिए, पहले का रेशियो क्या आ रहा है, दूसरे का, तीसरे का। ये नहीं हो तो हम वर्किंग में बना ही लेंगे। कितना बेटा, जोड़ के देखो तो 3,800 आ रहा है। अब चलो बढ़िया से लिखो तो इसको, ये वर्किंग नोट है, ये मेन पार्ट नहीं है, ये वर्किंग नोट है। ठीक रहा। बहुत बढ़िया। बंटवारा सब लोगों ने सीखा।
अब घर पे जाके मम्मी को बोलना कि आज हम बंटवारा सीख के आए हैं, ठीक है कि नहीं? किसने पढ़ाया? तो बोलेंगे टीचर चेंज करो, है ना? फोन करके डांटेंगे भी। चलिए, हम रीजनेबल तरीके से बंटवारा सिखा रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। स्टेप का नाम ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तो हमने यही सुना है, बंटवारा को बोलते हैं। ठीक है बेटा? अरे कोई नहीं, थोड़ी बहुत मस्ती होते रहनी चाहिए यार, क्या होगा। हो गया भाई? अब इसको सही जगह पे बेटा टिका दीजिए। कितना कितना? 600, 1600, अब बेटा हम आपसे कहें कि इसको आप जरा टोटल करें, तो पहले टोटल ये कीजिए, 82,350। अब जरा फर्स्ट वाले का करें, 12,600। देख के तो कहीं नहीं बोल रहे हैं, जोड़े हो? क्या बात है, बढ़िया गाना गा रहे हो तुम लोग। अब लगता है थोड़ा दिमाग खुश हुआ है ना, पहले थोड़ा घबरा गए थे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक लग रहा है अब? आपका जब तक घर का आपका बंटवारा नहीं हो तब तक सिखाते रहेंगे, ठीक है? सबने लिख लिया बेटा? अब एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं, फिर ब्रेक देते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट ये है, ये टोटल ओवरहेड है बेटा, याद रखना, ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट नहीं है, ओवरहेड है। एक लाइन लिखता हूं मैं, कॉन्सेप्ट है, इवन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या ये अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पहले कोई और कॉन्सेप्ट है। देखो डिपार्टमेंट ना बेटा दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक को बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेटा वो है वेयर एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। सुना क्या बच्चों ने ठीक से? वेयर एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। जहां एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? वेयर नो प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन नहीं होता। यानी कि क्या ये वेले लोग हैं, फालतू लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे तरह नहीं है, ठीक है कि नहीं? नो प्रोडक्शन बट
they help production department in their smooth functioning. मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक से काम करें तो उनको जो मदद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। जैसे जो बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना बेटा, वहां पे ना एक रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। एक दो मैकेनिक होते हैं कि उनकी मशीन खराब हो गई, उनकी खराब हो गई, उनकी खराब हो गई, तो उनका काम है रिपेयर करना, मशीन नहीं चलाते हैं वो। जहां से कॉल आया वहां जाके मशीन ठीक कर दी, वहां जाके ठीक कर दी, वहां जाके ठीक कर दी। टॉपर्स में कई जगह कंप्यूटर लगा है, तो कुछ प्रॉब्लम तो भरत भाई खुद ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, तो उसके लिए हमारी टीम में राजेश जी हैं। चाहे वो उस बिल्डिंग से कॉल आए, चाहे इस बिल्डिंग से कॉल आए, राजेश जी का क्या काम है कि भाई जाके कंप्यूटर की प्रॉब्लम को ठीक करना, ताकि क्लासेस ठीक से चल सके। अब देखो ये क्लास चल रही है तो यहाँ तो फीस आ रही है, लेकिन राजेश जी का जो रिपेयर डिपार्टमेंट है वहां फीस तो नहीं आ रहा ना। लेकिन डिपार्टमेंट वो भी जरूरी है, किस बात के लिए? ठीक है। ऐसे ही बड़ी बड़ी फैक्ट्री में R&D डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, कैंटीन बाहर से नहीं आता, कैंटीन अपने यहाँ ही खोल लेते हैं और वही सबको घूम घूम के चाय पिला देता है। ठीक बात है। सिक्योरिटी गार्ड डिपार्टमेंट, टॉपर्स में डिपार्टमेंट है टाइपिंग, जहाँ पे नोट्स टाइप हो रहे होते हैं। अब जहाँ नोट्स टाइप होते हैं बच्चे वहाँ पैसे नहीं देते, क्योंकि बच्चे नोट्स के पैसे नहीं देते, बच्चे तो कोचिंग के पैसे देते हैं। तो ये टॉपर्स का ये जो डिपार्टमेंट है ना, CA इंटर का डिपार्टमेंट, ये क्या है? ये कौन सा है? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। लेकिन हमारी प्रिंटिंग का जो डिपार्टमेंट है, टाइपिंग का डिपार्टमेंट, कौन सा है? सर्विस। कार्ड बनाने का डिपार्टमेंट कौन सा है? क्योंकि वो भी जरूरी है। तो अब सवाल, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो असल में तो कुछ करता नहीं है, लेकिन खर्चे उसके होते हैं कि नहीं? तो उनके खर्चे उनको बांटे जाएंगे कि नहीं बांटे जाएंगे? बांटे जाएंगे। तो याद रखना, खर्चे प्रोडक्शन में भी बटेंगे, सर्विस में भी बटेंगे। खर्चा तो वहां भी है, कोई कैंटीन है तो वहां भी खर्चा है। तो पहले ये बात सबको समझ आया कि डिपार्टमेंट दो होते हैं, कौन कौन से? प्रोडक्शन और सर्विस। अब आगे एक लाइन है, और वो लाइन ये है बेटा, कॉन्सेप्ट 2 कह लीजिए आज का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इवन डायरेक्ट एक्सपेंसेस of service department are indirect expense, are indirect expense for main product या सर्विस। मेन प्रोडक्ट या सर्विस। क्या मतलब है, ये हम पढ़ाना चाहते हैं। देखिए मतलब समझिएगा। कि कैंटीन है और मारुति मतलब मारुति कंपनी है, ये मारुति कंपनी है, इसमें वैगन आर बन रहा है, यहाँ डिजायर बन रहा है, और यहाँ पे स्विफ्ट बन रहा है, और यहाँ पे बढ़िया सी एक कैंटीन है जहाँ समोसे बन रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलो। मारुति कंपनी, ठीक है। अब देखो, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये क्यों है भाई? ताकि वो जो 3 डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, उनको समय समय पे चाय, पकौड़े, समोसे मिलते रहें, तो थोड़ा काम में मन लगा रहे। तुम्हारा मशीनों के साथ दिन भर लगे रहने में क्या ही मजा है, इसी में थोड़ा गरम समोसा, थोड़ा गरम चाय मिल जाए। तुम ही सोचो, सुबह से तुम लोग लगे हुए हो,
है ना। अभी हमें चाय और पकौड़े मिल जाए तो और मन से आपको पढ़ाएंगे हम। हमें वर्कर तो मैं हूं ना, आई एम द वर्कर, वर्कर तो हम ही है बेटा। तो अब सुनो सुनो, अब देखो वैगन आर के लिए टायर आया, डायरेक्ट मटेरियल है। टायर स्विफ्ट के लिए आया, टायर डिजायर के लिए डायरेक्ट मटेरियल है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन कैंटीन के लिए चाय पत्ती आई, अब वो कैंटीन के लिए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। कैंटीन के लिए डायरेक्ट है, लेकिन कार के लिए अल्टीमेटली खर्चा तो कार पे जाना है। तो इसलिए याद रखना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड नहीं है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लेबर ओवरहेड नहीं है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लेबर अल्टीमेटली तो ओवरहेड ही है। ठीक है ना। जैसे कई बार होता होगा कि भाई कुछ खर्चे आपके लिए बड़े जरूरी हैं और पापा बोलते हैं पागल है क्या, बेकार का खर्चा है। जैसे आपको 500 रुपए चाहिए, किसी का रिचार्ज करवाना है, आप मरे जा रहे हैं, पापा 500 दो, बहुत जरूरी है, जीने मरने का सवाल है, बहुत कंपटीशन है। ठीक है कि नहीं? और पापा बोल रहे हैं पागल है, रिचार्ज करवाना नहीं चाहिए, अपना करवाओ। ठीक है कि नहीं? उसको बोल को अपना रिचार्ज करवाओ, पागल है तुम। ठीक है कि नहीं? तो पापा के लिए बेकार खर्चा है, फालतू वाली बात है, और तुम्हारे लिए एकदम नस काटने वाली बात है, इतना इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारे लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन पापा के लिए महा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक बात है कि नहीं? तो याद रहेगी ये बात। चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ब्रेक देते हैं एक क्वेश्चन समझा के। अरे क्वेश्चन ब्रेक में बनाना है ना आपको, देखो। अच्छा देखते रहना। अरे यार चलो, ये क्वेश्चन है, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। 4:07 हो रहा है, हम लोग मिलते हैं 20 मिनट में। अरे बेटा आलू मंगवा रहे हैं, अभी बॉयल करवाएंगे।